बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम पोलिनोमियल रिंग्स, मैट्रिक्स रिंग्स, ग्रुप रिंग्स इनको स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो बेसिकली रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग है जिसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो ज़ीरो हैं ना ही वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, तो ऐसे रिंग के अगेंस्ट एक बड़ा रिंग जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, जो हम बनाएंगे, जिसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। ठीक है जी, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो कि ना तो ज़ीरो हैं आपके गिवन रिंग के, ना ही वो ज़ीरो डिवाइजर्स हैं, तो वो बड़े रिंग में एज अ यूनिट्स जो हैं वो बिहेव करेंगे। ठीक है, उस छोटे रिंग में हो सकता है वो यूनिट्स ना हो। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो उस जो आपको गिवन रिंग है, जिसको आप यूँ समझे कि एक छोटा रिंग है, उसको हमेशा सब रिंग बनाया जा सकता है एक ऐसे रिंग का जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको आप रिंग ऑफ फ्रैक्शंस का नाम देंगे। ठीक है जी, और उस रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो कि बड़ा रिंग है, जो गिवन रिंग को कंटेन करेगा। ठीक है जी, उसकी खूबी क्या है कि वो जो गिवन रिंग है उसके सारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो नहीं हैं और ना ही ज़ीरो डिवाइजर्स हैं, वो वहाँ पे यूनिट्स होंगे। यानी कि उनके लिए ऐसे आपके पास बड़े रिंग के रिंग ऑफ फ्रैक्शंस में ऐसे मेंबर्स मौजूद होंगे जिनके साथ आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। ठीक है जी, तो ये हम जो है कंसेप्ट जो है इसको लर्न करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब इसमें थ्रू आउट जो है आपका आज जो है वो कम्यूटेटिव है, रिंग जो है कम्यूटेटिव लेना है। अच्छा जी, एक प्रोपोजिशन 2 है, आप पहले से फेमिलियर है। बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि उसमें था कि इफ़ ए इज़ नॉट ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र, तो अगर आपके पास ए ऐसा है कि वो ना तो ज़ीरो है ना ही जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र है, देन ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू सी, कि अगर आपके पास ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है और ए के लिए आपके पास खबर ये है कि ए इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बी विल बी इक्वल टू सी। तो ये इम्प्लाई करता था। ठीक है, शुरू में जिसको हमने बेसिकली ये कहा था कि कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है रिंग के अंदर, कि जब भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं है, तो उसके लिए ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, तो आपके पास दिस विल इम्प्लाई दैट बी इज़ इक्वल टू सी। ठीक है जी, मीन्स कैंसलेशन लॉज होल्ड इन द रिंग आर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये उसी प्रोपोजिशन का जो है उसने रेफरेंस दिया है। ठीक है जी, दस अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है जी, नॉन ज़ीरो है और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, enjoys some of the properties of a unit, ठीक है, without necessarily possessing a multiplicative inverse in R। तो यहाँ से देखें ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने ए को किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे आपने, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ए है, तो लेफ़्ट साइड पे इट सीम्स दैट कि उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो था वो आपने मल्टीप्लाई किया और वो वन होके गायब हो गया और b इज़ इक्वल टू सी आ गया। हालांकि उस r के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बड़ी उसने खूबसूरत चीज़ लिखी है कि जो कैंसलेशन लॉ है, यहाँ से हमें ये पता चला है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो ना तो ज़ीरो है ना ही नॉन ज़ीरो ना ही जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पोजेस करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे एंजॉयज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद होगा, हालांकि उस रिंग आर के अंदर उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। तो यहीं से हम बड़े रिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रिंग आर जो है इसके अंदर तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद नहीं है, तो यहीं से हम वो बड़ा रिंग जिसको आप रिंग ऑफ फ्रैक्शंस का नाम देंगे वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसमें ये सारे, जैसे ये ए है जो कि ज़ीरो नहीं है और ना ही ज़ीरो डिवाइज़र्स है, ना ही ज़ीरो डिवाइज़र है, तो वो बड़ा रिंग जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मौजूद होंगे। ठीक है जी, अच्छा। On the other hand, we saw in section 1 that a zero divisor A cannot be a unit in R। ठीक है जी, ये हमने प्रूव किया था कि आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र जो है वो कभी भी यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है मैं आपको ये शो भी करवा दूँ, ये शुरू में था। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको शो करवा देते हैं जी। सबसे पहले तो ये वो प्रोपोजिशन देख लें। ठीक है, जिसमें आपके पास ये था कि इफ़ ए इज़ नॉट अ ज़ीरो एंड नॉट इज़ नाइदर अ ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र, के ए जो है वो ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है जी, और ज़ीरो डिवाइज़र्स भी नहीं है। ठीक है जी, और ए सॉरी, ये तो कि इसमें वो
ए इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र ओनली। तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आगे हम डाल देंगे, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ए इज़ आइदर ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू सी। तो अगर ये पॉसिबिलिटी भी आप शुरू में बता दें कि ए इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र, कि ए ज़ीरो भी नहीं है और ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं है, तो फिर एक ही आपके पास जो है वो रिज़ल्ट रह जाएगा कि दिस विल इम्प्लाई दैट बी इज़ इक्वल टू सी। ठीक है जी, एक तो रेफरेंस है इस प्रोपोजिशन का, और दूसरा आपने ऑलरेडी, ठीक है, ये प्रोपोजिशन भी आपने शुरू में सिंपल सिंपल चीज़ें आपने ये सारी प्रूव भी की थी, आपको याद होगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी वो ये थी कि आपके पास यहीं पे वो भी होना चाहिए कि मेरे ख्याल में ये है, ऑब्जर्व दैट अ ज़ीरो डिवाइज़र कैन नेवर बी अ यूनिट। ठीक है, दूसरा उसने इस चीज़ का रेफरेंस दिया है कि जो भी ज़ीरो डिवाइज़र होता है वो यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, तो इसीलिए बाकी जो बचे हैं उन्हीं की बात की जाएगी कि उनको जो है आप बड़ा रिंग जो है उसमें जाके यूनिट्स बना देंगे। ठीक है जी, ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र्स, इनका तो चांस ख़त्म हो गया कि ये आपके पास यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है कि अ ज़ीरो डिवाइज़र कैन नेवर बी अ यूनिट। ठीक है जी, ये आपके पास इसका प्रूफ मौजूद है, हमने इसको किया था। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने जो प्रूफ था उसकी तरफ, वो सॉरी डेफिनेशन थी रिंग ऑफ फ्रैक्शंस का, उसकी तरफ। जी, तो ये आपके पास सूरत हाल थी कि आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो नहीं है और ना ही ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, उनकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ज़ीरो डिवाइज़र्स आपने देखा कि वो कभी भी जो है वो यूनिट्स नहीं बन सकते, उनका रोल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो बाकी बच गए हैं जो ज़ीरो डिवाइसेस नहीं है, ठीक है, और ज़ीरो भी, जो एलिमेंट ज़ीरो है वो भी कभी यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, उसकी यूनिट की डेफिनेशन ही यही होती है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है जी, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मौजूद हो। ठीक है जी, तो उनको उनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, रिंग की। तो यहाँ पे अब आपके पास जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो ज़ीरो हैं ना ही वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, तो उनके लिए आपके पास रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है हमेशा। ठीक है जी, ए बी इज इक्वल टू ए सी विल इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, व्हेन ए इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये ऐसी ही है जैसे आपके पास यूनिट्स की होती है, हालांकि वहाँ पे उस रिंग के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मौजूद नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा रिंग जो है बना देते हैं जिसमें ऐसे सारे एलिमेंट्स जो यूनिट्स वाली प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी डाल देते हैं। ठीक है जी, और उसको हम कहेंगे रिंग ऑफ फ्रैक्शंस, और जो आपका गिवन रिंग आर है वो उसका सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, जो रिंग आप बड़ा बनाएंगे जिसको रिंग ऑफ फ्रैक्शंस का नाम दिया जाएगा, उसको हम इसमें क्यू से जो है, ये क्यू जो है ये रैशनल नंबर्स वाला नहीं है, ये वो है जो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस है। ठीक है जी, तो बेसिकली जी से आप क्यू बनाते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स से, इसीलिए यहाँ पे भी उसको उसने क्यू का ही सिंबल जो है वो लिख दिया है, ये क्यू और है। ठीक है जी, और रैशनल वाले में आपको पता है ये डबल होता है यहाँ पे, जैसे आपके पास इंटीजर्स के लिए ये जी लिखा हुआ है या आर, ये आर डिफरेंट है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स के से। ठीक है जी, अच्छा जी, on the other hand we saw in section 1 that a zero divisor a cannot be unit in R। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, if a is a zero divisor we cannot always cancel the a's in the equation a b is equal to ac। अच्छा, अब इसमें कहता है कि अगर आपके पास a जो है, ठीक है, इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र, तो क्या होगा, तो फिर ये वाली चीज़ जो है इसका होल्ड करना यहाँ से, यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी मे नॉट इम्प्लाई दैट बी इज़ इक्वल टू सी। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है अगर ज़ीरो डिवाइज़र है तो होगा क्या, इसी लाइन में देख लें। ए ज़ीरो डिवाइज़र होने का मतलब क्या है कि ए एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मिलके वो ज़ीरो बना रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे बी मल्टीप्लाई होके ज़ीरो बनाता है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगाया। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं सी ज़ीरो लगाऊँ, ठीक है जी, तो क्या होगा, ए और सी का प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, तो ए बी वो भी ज़ीरो और ए सी भी ज़ीरो। ठीक है जी, ए भी इसलिए ज़ीरो कि ए ज़ीरो डिवाइज़र था, उसको किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ले लिया। ए सी इस तरह से ज़ीरो कर लिया कि सी हमने खुद से उसमें ज़ीरो लगा के ए सी इज़ इक्वल ज़ीरो लगा दिया। अच्छा, यहाँ से मैं अगर अब वही इम्प्लाई करवाऊँ सिचुएशन ऊपर वाली, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ बी इज़ इक्वल टू सी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि सी तो ज़ीरो है, तो अगर b इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो ये तो ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन जो है उसकी वायोलेशन है। ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या कहती है
कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी शुड बी मल्टीप्लाइड विद ए टू ऑब्टेन ज़ीरो, कि ए के साथ एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो तैयार करना है आपने। तो यहाँ पे अगर आप वही सिचुएशन लगाते हैं तो b इज़ इक्वल टू सी, और c जो है वो क्या है जी, ज़ीरो। उसने ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो डिवाइज़र हो जाता है तो फिर ये रिज़ल्ट जो है इम्प्लाई नहीं होता, ठीक है। वैसे तो वहाँ पे हमने प्रूव किया ही ऐसे था कि इफ़ a इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र, तो उसी के लिए ये कैंसलेशन लॉ टाइप आपने सिचुएशन बनाई थी, और यहाँ पे उसने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया। ओके, द एम ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू प्रूव दैट अ कम्यूटेटिव रिंग आर, ठीक है। तो ये है इस सेक्शन रिंग ऑफ फ्रैक्शन वाले का एम, दैट अ कम्यूटेटिव रिंग आर दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र, दैट अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज़ ऑलवेज अ सब रिंग ऑफ अ लार्जर रिंग, ठीक है जी। कि जो भी कम्यूटेटिव रिंग आर आपको गिवन होगा उसको हमेशा सब रिंग बनाया जा सकता है ऑफ अ लार्जर रिंग क्यू, ठीक है। ये रैशनल्स वाला क्यू नहीं है और ना ही ये रियल्स वाला आर है, ठीक है। ये कोई भी रिंग आर है जो कम्यूटेटिव है, और ये उसका जो है वो बड़ा रिंग है जो आर को कंटेन करेगा। और इस पर्टिकुलर रिंग क्यू जो है इसकी खूबी क्या है, इन विच एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर, जिसमें आर के जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो डिवाइजर। जैसे हमने ऊपर डिस्कशन की उसी को हम जो है इनवर्स जो है अब राइट कर रहे हैं, ठीक है, कि आर के वो एलिमेंट्स जो ज़ीरो नहीं हैं और ज़ीरो डिवाइजर्स भी नहीं है, क्यू के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट होंगे, ठीक है जी। ओके जी, द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ दिस विल बी टू इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन के लिए बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है जी। इंटीग्रल डोमेन होती क्या है, ठीक है जी, विच हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो उसमें तो कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। जब वो कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन का जो बड़ा रिंग आप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं ले लूँ अ कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइजर्स को आप कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। फॉर एग्जांपल आर जो है मैंने इंटीग्रल डोमेन ले लिया, तो होगा क्या, उसके लिए एक उसका बड़ा रिंग जो है क्यू एग्जिस्ट करेगा जिसमें उसके वो सारे एलिमेंट जो ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, उन वो क्या होंगे, यूनिट्स। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आर जो है इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है उसके सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्यू के अंदर यूनिट्स होंगे। तो क्यू फिर क्या हो गया, अब आपके पास क्यू जो है वो फील्ड है, ठीक है जी। क्यू जो है वो फील्ड हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, principal application of this will be to integral domain in which case the ring Q will be a field, ठीक है जी। Q जो आप बड़ा रिंग बनाएंगे वो फील्ड कहलाएगा, और उस फील्ड का नाम क्या होगा, दिस फील्ड, अगर वो फील्ड बन जाता है जब आर इंटीग्रल डोमेन होगा तो जो रिंग आपने बनाना है बड़ा रिंग जो आर को कंटेन करता होगा, और आर के वो सारे एलिमेंट्स जो ज़ीरो नहीं है और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है वो इस क्यू में यूनिट्स होंगे। तो इन केस आर इज़ इंटीग्रल डोमेन दैट क्यू विल बी अ फील्ड, और उसका नाम क्या होगा जी, इट विल बी कॉल्ड फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस और कोशेंट फील्ड। तो एक तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी, ठीक है जी। अगर आपके पास आर इंटीग्रल डोमेन है तो ये जो आप जो है क्यू बनाते हैं रिंग ऑफ फ्रैक्शंस, इट विल बी अ फील्ड हो जाएगा। तो इसका नाम फिर होगा फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस और कोशेंट फील्ड, ठीक है जी, ऑफ आर, ठीक है जी। फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ आर जो कि एक इंटीग्रल डोमेन थी, और quotient field of the given ring R which was an integral domain. Indeed the paradigm for the, अच्छा जी, अब उसने नमूना भी दे दिया है, the paradigm for the construction of Q from R, ठीक है जी। अब उसने एक नमूना भी दे दिया कि हम किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं, इज़ द वन ऑफर्ड बाय, ठीक है जी। वो नमूना क्या है जी, पैराडाइम क्या है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो है वो Q है जो आप रैशनल नंबर वाला लिखते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला क्यू आप बात कर रहा है, ठीक है जी। तो वैसे ये जो है ये रैशनल नंबर्स का क्यू नहीं है, ठीक है जी। अगर आप रिंग को जी ले रहे हैं इंटीजर्स वाला, तो आपको पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है दिस इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है जी, वो ज़ीरो के साथ ज़ीरो के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो नहीं देगा इन जी, ठीक है जी। तो एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है इसमें मींस इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है जी। ज़ीरो के अलावा किसी और को जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनके लिए किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है जी। तो जी वाज एन इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव रिंग था और हैड नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो उसके लिए जब आप सारे इंटीजर्स जो हैं उनको अगर आप यूनिट्स बनाएं तो कहाँ पे जाएंगे, आप रैशनल नंबर्स में जाएंगे, ठीक है जी। तो ये वो बड़ा रिंग है, ठीक है।
जो रैशनल नंबर्स वाला, ठीक है जी, जिसका सब रिंग जी होगा, और जी का हर वो एलिमेंट जो कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, वो क्यू, जो कि अब रैशनल वाले क्यू की बात कर रहा हूँ, वो उसमें यूनिट होगा, ठीक है जी, सही है। तो ये हमने एक उसका नमूना जो है उसको लिया है, ठीक है जी, सही है। और इसके अलावा अब जी जो है इंटीजर्स वाला जी, ठीक है, ये हमें पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो इसलिए इसका जब आप रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाएंगे, जो कि ये रैशनल्स वाला क्यू बन रहा है, दिस इज़ द रिंग ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ जी। अब जी क्योंकि इंटीग्रल डोमेन था, तो हमें हम सबको पहले से पता है कि जो रिंग ऑफ फ्रैक्शन जो कि रैशनल नंबर वाला क्यू है, दिस इज़ अ फील्ड, ठीक है जी, ये हमें पहले से पता है। अच्छा, अब इसकी फर्दर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है उसको भी पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू सी द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड क्यू फ्रॉम द इंटीग्रल डोमेन, वी रिव्यू द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ जो है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये एक नमूना है, और इसी नमूने पे किसी आर्बिट्रेरी रिंग आर के लिए उसका रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाया जा सकता है, ठीक है। इस नमूना जो है आपके पास, जो पैराडाइम है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं कि इंटीग्रल डोमेन जी के लिए आपने फील्ड ऑफ रैशनल जो है क्यू जो है उसका क्वोशंट फील्ड वो किस तरह से बनाया। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़, अच्छा सबसे पहले देखने वाली प्रॉपर्टी क्या है जी, वो चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी, उसमें आपके पास ये है कि ये ईच रैशनल नंबर मे बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, के आपके पास हर रैशनल नंबर जो है उसको डिफरेंट वेज में आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते। जैसे उसने एज द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दिए 1/2, 2/4, 3/6, ठीक है जी। ऊपर कुछ भी लिखे, नीचे उसको मल्टीप्लाई बाय 2, 4/8, ठीक है जी, 5/10 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हर रैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज़ द सेम रैशनल नंबर 0.5, ठीक है जी। तो उसको जो है आप मैनी डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, जैसे कि उसने किया है, ठीक है जी। अच्छा, दीज रिप्रेजेंटेशंस आर रिलेटेड बाय, अब ये किस तरह से रिलेटेड है कि a/b इज इक्वल टू c/d, ठीक है जी, कि ये दो रैशनल नंबर उसी सूरत में इक्वल होंगे जब ये प्रोडक्ट जो है आपके पास, जैसे यहाँ पे 6 और 2 का 12 है, 4 और 3 का भी 12 है, 4 और 1 का 1 है, 2 और 2 का भी 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे, a/b विल बी इक्वल टू c/d इफ़ एंड ओनली इफ़ ad इज़ इक्वल टू bc। तो ये बेसिकली एक हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी आ गई, रैशनल नंबर्स जो है उनके क्वोशंट्स जो हैं वो कब इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अब क्लासेस में कन्वर्ट कर देंगे, एक पूरी क्लास बना देंगे, ठीक है जी। उस पूरी क्लास में क्या होगा जी, ये सारे ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है जी, जिनके लिए ad इज़ इक्वल टू bc हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ये दो सारे एक क्लास में आते जाएंगे, ठीक है जी, सही है। जैसे इनकी क्लास, फिर इनकी क्लास सेम, और हर दो जो है उनकी क्लास जो है वो सेम होगी, ठीक है जी। तो एक्चुअली इस तरह से हम इक्वलेंस क्लासेस जो हैं उसमें अपना जो क्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, पार्टीशन कर देंगे। इट्स मोर प्रिसाइज टर्म, इन मोर प्रिसाइज टर्म द फ्रैक्शन a/b, आगे इक्वलेंस क्लास की बात भी आ गई, इज़ द इक्वलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर पेयर्स ab, ठीक है जी। ऑर्डर पेयर ab's जो है उनकी इक्वलेंस क्लास है ऑफ इंटीजर्स विद b इज़ नॉन ज़ीरो, इनमें b ज़ीरो नहीं है, ठीक है जी। नीचे वाला जैसे जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आप ये बताते हैं कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं है, ठीक है जी। तो दिस इज़ द इक्वलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ab ऑफ इंटीजर्स विद b इज़ नॉन ज़ीरो। और रिलेशन कौन सा है, अंडर द इक्वेशन रिलेशन के दो आपके पास जो हैं, जो आपके पास ये हैं पेयर जो हैं ऑर्डर पेयर्स, वो एक ही क्लास में कब लाई करेंगे, a कॉमा b, ठीक है। ऑर्डर पेयर a b विल बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर c d, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ इक्वल रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी, जो प्रोडक्ट ऑफ a d इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ b c। तो अगर ये है तो ये एक ही इक्वलेंस क्लास में आएंगे, ठीक है जी। जैसे ये है आपके पास 2 और 4 और 3 और 6, ठीक है जी, ये आपका ए बी हो गया, ये CD हो गया, ठीक है जी, A B C D, ठीक है जी। AD क्या हो गया 12,
बी सी जो है वो भी हो गया 12, तो ये एक ही क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है जी। तो ये एक इक्वलेंस रिलेशन जो है वो बन जाएगा जब आप इस डेफिनेशन के साथ लिखेंगे, ठीक है जी। द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस आर गिवन बाय, अच्छा जी, अब हमें पता है कि इनको हम ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं वो आपको पता है जी। आपके जो है डिनोमिनेटर्स जो हैं, न्यूमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में ए सी ओवर बी डी हो गए, ठीक है जी। अब आपने जब उसको रिंग बनाना है, जो आपके पास रिंग ऑफ फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो उसको क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, दीज आर वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है दिस इज वेल डिफाइंड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इक्वलेंस क्लासेस एंड मेक द सेट ऑफ फ्रैक्शंस इनटू अ कम्यूटेटिव रिंग। और ये जो डेफिनेशंस हैं आपके पास एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, ये आपके रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो है उसको कम्यूटेटिव रिंग बना देंगे, और इन पर्टिकुलर केस जो कि हमारा है उसमें वो फील्ड बन जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अ फील्ड क्यू, द इंटीजर्स z आर आइडेंटिफाइड विद द सब रिंग। अब जो इंटीजर्स हैं उसके सब रिंग्स कैसे बनेंगे जी, a/1 सच दैट a बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से सब के नीचे आप इंटीजर्स के नीचे जब 1 लगाएंगे तो वे एक हिस्सा बन जाएगा क्यू का, और अपना इंडिविजुअल स्ट्रक्चर z का आपको पता है रिंग का है, तो इस तरह से वो क्यू का सब रिंग बन गया। क्यू जो है वो एक फील्ड है, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है a/b प्लस c/d जो है वो इस तरह से डिफाइंड होती है, ठीक है जी। और ये सूरत हाल मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है जी, सही है। और इसमें इक्वलेंस क्लासेस हैं आपके पास, ये देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे थे, और वो पूरे जो है जितने भी इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक ही क्लास के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ये उसको इक्वलेंस रिलेशन जो है आपने डिफाइन कर दिया हुआ है। अच्छा जी, द इंटीजर्स z आर आइडेंटिफाइड विद द सब रिंग, इस तरह से आपने बना दिया। एंड एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर a हैज़ एन इनवर्स, और जो भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है उसका अब q के अंदर एक इनवर्स हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन थी, ये सारा कुछ हम कर रहे थे कि आपका जो रिंग R है उसको सब रिंग बनाना एक बड़े रिंग का, जिसमें उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं हैं उनके इन्वर्सेस मौजूद होंगे, ठीक है जी। अब हमारे इंटीजर्स के केस में क्या था, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं थे, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो था वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं था, ठीक है जी। ज़ीरो डिवाइज़र होने के लिए सबसे पहले लिखते ही नॉन ज़ीरो होते, नॉन ज़ीरो एलिमेंट जिसको किसी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ जाए, ठीक है जी। तो z वाज एन इंटीग्रल डोमेन, इसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं था, ठीक है जी। अब हमने एक बड़ा रिंग बना लिया है जो कि q है, जो कि फील्ड है जिसमें सारे इंटीजर जो हैं उनके इन्वर्सेस मौजूद हैं, ठीक है जी। हर इंटीजर का इन्वर्स मौजूद है, 1 ओवर दैट पर्टिकुलर इंटीजर, ठीक है जी, सही, हैज़ एन इन्वर्स 1 ओवर q इन q। ओके जी, इट सीम्स रीजनेबल टू अटेम्प्ट टू फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर एनी कम्यूटेटिव रिंग आर। तो अब वो जनरलाइजेशन की तरफ आ गया है। ये एक तो इसने पैराडाइम आपको दिया, एक नमूना दे दिया कि कैसे इंटीग्रल डोमेन z इंटीजर्स वाली के लिए आपने रैशनल्स का जो है रिंग ऑफ फ्रैक्शन जो कि फील्ड होता है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। कहता है इसी पैटर्न पे एक कोई भी कम्यूटेटिव एनी कम्यूटेटिव रिंग आर लें और सारा कुछ कर दें, अलाउइंग आर्बिट्रेरी डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी, उसके अंदर आर्बिट्रेरी डिनोमिनेटर्स हैं। इफ़ हाउ एवर बी इज़ अ ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र इन आर, अगर उस रिंग आर के अंदर बी जो है ज़ीरो है या ज़ीरो डिवाइज़र है से बी डी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। अगर कोई उसने ले लिया है कि आपके पास बी जो है वो ज़ीरो है या ज़ीरो डिवाइज़र है, तो आप प्रोडक्ट जो है किसी ना किसी डी के साथ उसका जो है वो ज़ीरो बना सकते हैं। ज़ीरो है तो फिर भी बी डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। और ज़ीरो डिवाइज़र है तो यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा जो कि बी डी को ज़ीरो बना देगा। एंड इफ़ वी अलाउ बी एज अ डिनोमिनेटर, तो अगर आप बी को डिनोमिनेटर बनाते हैं कि किसी ज़ीरो एलिमेंट वाले को, किसी एलिमेंट को जो खुद ज़ीरो है या ज़ीरो डिवाइज़र है, तो फिर वो क्या आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगी, क्या सूरत हाल है जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो बता रहा है। देन वी शुड एक्सपेक्ट टू हैव, तो तब हमारे पास ये वाली सूरत हाल बन सकती है, d इज़ इक्वल टू डी ओवर 1, आपने उसके बाद b से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया, ठीक है जी। तो बी डी तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो डिवाइज़र था तो उसको किसी d से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो ज़ीरो ओवर b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी आपके पास अगर तो आपके पास b जो है वो ज़ीरो है या ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है जी, तो आपके पास d जो है इन एनी केस इट विल बी ज़ीरो, ठीक है जी, सही। तो ये हो गया, ठीक है जी। इन द रिंग ऑफ फ्रैक्शंस वेयर
फॉर कन्वीनियंस वी हैव अज्यूम्ड आर हैज़ वन, ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अज्यूम किया हुआ है कि रिंग आर जो है उसके अंदर वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है मौजूद है। दस इफ़ वी अलाउ ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइजर्स एज डिनोमिनेटर्स, तो क्या उसमें प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है अगर आप डिनोमिनेटर्स में ज़ीरो या ज़ीरो डिवाइज़र लिखें। देयर मस्ट बी सम कोलैप्सिंग in the sense that we cannot expect R to appear naturally as a subring of this ring of fractions। तो फिर आपके पास अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर आपका जो है रिंग ऑफ फ्रैक्शंस है उसके सब रिंग के तौर पे आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये सूरत हाल हो जाती है आप आर को, ठीक है जी, आर विल नॉट अपीयर नेचुरली एज अ सब रिंग ऑफ दिस रिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा सेकंड रिस्ट्रिक्शन जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी जो कि क्यू के अंदर तो नेचुरली थी। सेकंड रिस्ट्रिक्शन इज़ मोर ऑब्वियसली इम्पोज्ड बाय द लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। वो क्या है जी कि इफ़ रिंग एलिमेंट्स बी एंड डी आर अलाउड एज डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी, जैसे कि ऊपर हमने लिखे थे, देन बी डी मस्ट आल्सो बी अ डिनोमिनेटर, ठीक है जी। क्यों? मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है जी। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हमने देखा कि जब आप इनको एडिशन करनी है, अगर हम इनको ऐड करते हैं, एक का डिनोमिनेटर बी है दूसरे का डिनोमिनेटर डी है, तो हमने देखा कि जब आप एडिशन करते हैं तो बी डी भी डिनोमिनेटर होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास था। और ऐसे यहाँ पे भी आप अगर a ओवर b इंटू सी ओवर डी भी करते हैं तब भी आपके पास जो रिज़ल्ट है उसमें डिनोमिनेटर क्या आएगा, b ओवर d। तो ये आपके पास दूसरी सूरत हाल थी, ठीक है। वो ये थी कि बी डी मस्ट बी आल्सो बी अ डिनोमिनेटर दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर्स बन रहे हैं जिनको आप नीचे लिख रहे हैं, मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन इन आर, ठीक है जी। एक तो सूरत हाल ये थी कि आप ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र्स को डिनोमिनेटर नहीं बना सकते, ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ऑल जो डिनोमिनेटर्स हैं दे मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन इन आर, ठीक है जी। तो आपके रिंग आर के अंदर, ठीक है जी, जो रिंग है जिससे आपके ये आए हैं डिनोमिनेटर्स बी और डी, उसके अंदर फ्रैक्शंस तो बेसिकली आपने रिंग आर के एलिमेंट्स से बनाए हैं ना, तो उसके अंदर डिनोमिनेटर बनने का हक उस जो है वो सबसे पहले तो उनके पास है जो ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है जी, सही है। और फिर दूसरी सूरत हाल क्या है जी कि ये जो रिंग के ये जो डिनोमिनेटर्स का जो आपके पास एक सेट बनेगा, इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, सही है। ओके जी, अब आपके पास उसने मेन जो है वो रिजल्ट जो है उसकी बात की। द मेन रिजल्ट ऑफ दिस सेक्शन शोज दैट दीज टू रिस्ट्रिक्शंस आर सफिशेंट, ठीक है। अब नीचे थ्योरम में वो प्रूव करेगा कि दीज टू रिस्ट्रिक्शंस आर सफिशेंट टू कंस्ट्रक्ट अ रिंग ऑफ फ्रैक्शंस फॉर आर, फॉर अ गिवन रिंग आर, रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाने के लिए ये दो रिस्ट्रिक्शंस चाहिए आपको कि आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र इनमें से कोई भी ना हो, और सेकेंडली जो डिनोमिनेटर्स का सारा सेट बनाएं आप वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है जी। ओके जी, और नीचे वाले जो है थ्योरम की बात की। नोट दैट दिस थ्योरम इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू, ठीक है जी। जो आपके पास फील्ड क्यू है फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन जी एज अ स्पेशल केस, उसमें ये गिवन है, ठीक है जी। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको आप बल्कि इसको पढ़ लेते हैं, टाइम देख लें कितना हो गया लेक्चर का, 28 मिनट। चलें कोशिश करते हैं कि इसको भी साथ हम कर लें। इफ़ लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, लेट डी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी। आर जो है कम्यूटेटिव रिंग है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है दैट डज नॉट कंटेन। अब ये जो है डिनोमिनेटर का सेट है, ये जो डी इसने बनाया ना, दिस इज द सेट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है जी। आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग हो गया, डी जो है ये वो वाला सेट है जिसने आपके पास डिनोमिनेटर्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो डी में आपने क्या डाला, डी डज नॉट कंटेन एनी ज़ीरो डिवाइज़र्स और ज़ीरो, ठीक है जी। ज़ीरो भी नहीं कंटेन करता और ज़ीरो डिवाइज़र्स भी। और सेकेंडली सेट ऑफ डिनोमिनेटर्स बनने के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन भी थी कि डी इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ ए बी प्रोडक्ट जो है बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल ए बी फ्रॉम डी, हर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट वहीं पे है, ठीक है। देन देयर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, तब आप एक कम्यूटेटिव रिंग क्यू बना सकते हैं विद वन, जिसके अंदर वन होगा, सच दैट क्यू कंटेन्स आर एज अ सब रिंग, ठीक है। ये है आपका रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। थ्योरम गारंटी करता है कि आप हमेशा क्यू जो है, ठीक है, ये रैशनल्स वाला नहीं है, ये इन जनरल बात कर रहे हैं,
रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बना सकेंगे विच विल कंटेन आर एज अ सब रिंग एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डी, और जो डिनोमिनेटर्स आपने बनाए थे जहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं थे, दे विल बी अ यूनिट इन क्यू। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा किसी भी रिंग के लिए, ठीक है जी, एक रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाया जा सकता है जिसमें उसके सारे वो एलिमेंट्स जो ज़ीरो नहीं हैं और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हैं वो यूनिट्स होंगे, ठीक है जी, सही। द रिंग क्यू हैज़ द फॉलोइंग एडिशनल प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा एक तो उसने कंस्ट्रक्शन की गारंटी दे दी अवेलेबिलिटी की, कि एग्जिस्टेंस की, कि हर रिंग के लिए एक रिंग ऑफ फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, अब फर्दर जो है एडिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग ऑफ फ्रैक्शंस इज़ ऑफ द फॉर्म एन डी इनवर्स, आर डी इनवर्स, के रिंग ऑफ फ्रैक्शंस का हर एलिमेंट जो है किस तरह का है, आर डी इनवर्स फॉर सम आर फ्रॉम रिंग आर फ्रॉम रिंग आर, और डी क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हर एलिमेंट किस तरह से आर ओवर डी की फॉर्म में, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो डी से आएगा और ऊपर जो है वो रिंग आर का कोई एलिमेंट, जैसे आपने ए ओवर बी, सी ओवर डी, ठीक है जी। नीचे वाले भी बेसिकली आर से ही हैं, लेकिन आर के एक स्पेशल हिस्से से हैं, उस स्पेशल हिस्से का नाम क्या था, डी, और उस स्पेशल हिस्से की ख़ास बात क्या थी कि उसमें ज़ीरो नहीं था और ज़ीरो डिवाइज़र नहीं था, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना पड़ा। ऑफ कोर्स बोथ आर एंड डी दे बोथ बिलोंग टू आर, लेकिन डी जो है ये स्पेशल है, इट इज़ नॉट ज़ीरो, नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस है इसके एलिमेंट्स किस तरह से बनेंगे, आर ओवर डी, और डी जो है नाइदर ज़ीरो नॉर अ ज़ीरो डिवाइज़र। इन पर्टिकुलर इफ़ डी इज़ इक्वल टू आर, अच्छा जब डी इज़ इक्वल टू आर माइनस सिंगलटन सेट ज़ीरो, बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप इंटीग्रल डोमेन में चले गए हैं, ठीक है जी। अब आपके पास उसके सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं है, ठीक है। ज़ीरो तो वैसे निकल जाता था ना ज़ीरो डिवाइज़र होने से, तो मींस जैसे आपका ऊपर इंटीजर्स का केस था, इट हैड नो ज़ीरो डिवाइज़र्स, तो कहता है कि इन पर्टिकुलर अगर आपके पास डी जो है डिनोमिनेटर्स वाला सेट, उसमें ज़ीरो के अलावा सारे ही आ गए हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे ऊपर हमने इंटीजर्स के लिए रैशनल्स का फील्ड बनाया, वैसे ही इन जनरल भी अगर कोई रिंग आर है और जब उसमें से आप डी बनाते हैं, ऐसा सेट जिसमें ज़ीरो के अलावा सारे ही लाई करते हैं, सारे फॉल करते हैं, यानी कि सारे ही जो है वो नॉन ज़ीरो, सारे जो हैं वो ऐसे तो कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र हैं, तो फिर आपके पास उसका रिंग ऑफ फ्रैक्शन जो है वो फील्ड होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ लेते हैं कि यूनिकनेस ऑफ क्यू के मतलब ये जो आपने रिंग ऑफ फ्रैक्शंस बनाया है उसकी यूनिकनेस, द रिंग क्यू इज़ द स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग आर इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी बिकम यूनिट्स, ठीक है जी। ये जो रिंग ऑफ फ्रैक्शन है जो आपने इस तरह से कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग आर, ये सबसे छोटा रिंग होगा जो आर को कंटेन करेगा, और फर्दर, ठीक है, वैसे नहीं, सबसे छोटा रिंग आर, फर्दर प्रॉपर्टी क्या है, इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी बिकम यूनिट्स, इस प्रॉपर्टी वाला जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ओके, इन द फॉलोइंग सेंस लेट एस बी एनी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, कोई और जो है आपके पास एनी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, एंड फाइव फ्रॉम आर टू एस बी एनी इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म के हर एक का एक प्री इमेज, इंजेक्टिवनेस, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो वो क्या होगा जी, वो फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम आर टू फाई ऑफ आर, ठीक है जी। बाइजेक्शन हो जाएगी ना, होमोमॉर्फिज्म है, और जब यहाँ पे आप एस की बजाय फाई ऑफ आर लिखेंगे, इंजेक्टिव पहले से है और फिर क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो जब आप ये कहते हैं ना इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एस, तो इसमें दूसरी तरह से भी पढ़ा जा सकता है। इन पर्टिकुलर केस फाइव, दिस पर्टिकुलर केस फाइव अगर इंजेक्टिव है देन फाइव विल बी एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू, अब यहाँ पे एस की बजाय फाइव ऑफ आर लिखा जाएगा। एनी इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म सच दैट फाइव ऑफ डी इज़ अ यूनिट इन एस, ठीक है जी, फॉर एवरी डी। अब हर जो एलिमेंट है डी का उसके अगेंस्ट फाइव ऑफ डी भी यूनिट है, ठीक है जी। डी जो था वो आपके पास आर का वो हिस्सा था जिन्होंने यूनिट्स बनना था रिंग ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है जी। जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इस डी के, वो क्या बनते होते हैं, वो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर यूनिट्स बनते होते हैं, ठीक है जी। अब मैपिंग के अंदर भी उसने एक प्रॉपर्टी खसूसी ऐड कर दी है फाई के अंदर। एक तो फाई जो है इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, दूसरा फाई की खूबी क्या है कि हर वो डी जिसने यूनिट बन जाना होता है रिंग ऑफ फ्रैक्शंस में जाके, उसका इमेज जो है वो भी यूनिट है एस के अंदर, ठीक है जी। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में दूसरी तरफ भी एक रिंग ऑफ फ्रैक्शंस होगा, देन देयर इज एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फाई कैपिटल, ठीक है जी, ये उससे डिफरेंट है।
फ्रॉम रिंग ऑफ फ्रैक्शंस Q टू S, ठीक है जी। ये रिंग ऑफ फ्रैक्शन जो आपका बड़ा था, जो इस R को कंटेन करता था Q से, अब ये उससे बड़ी है ये वाली मैपिंग, ये इसकी डोमेन बड़ी हो गई है। इस Q जो है रिंग ऑफ फ्रैक्शंस जो है, इसका सब रिंग है R, तो ये एक्सटेंशन है, यूँ समझ लें, ठीक है। ये कैपिटल फाई जो है, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लोअर केस फाई जो है, ठीक है जी। देन देयर एग्जिस्ट गारंटीड है, देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म कैपिटल फाई, ठीक है जी, अपर केस फाई फ्रॉम रिंग ऑफ फ्रैक्शंस टू S सच दैट कि जब मैं इस कैपिटल फाई को R के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो स्मॉल फाई बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि एनी रिंग कंटेनिंग एन आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ R, ठीक है जी, आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ R इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ D बिकम यूनिट्स, ठीक है जी। अब आपके पास फाई जो है आपको पता है इंजेक्टिव था, तो जब कैपिटल वाला, तो जब Q से S ये जाएगा तो S के अंदर इसकी आपके पास R की एक आइसोमॉर्फिक कॉपी जो है वो तैयार करेगा, ठीक है जी, इंजेक्टिवनेस की वजह से, ठीक है। तो S के अंदर एक आइसोमॉर्फिक कॉपी जो है वो R की मौजूद होगी, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है कंटेनिंग एन आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ R इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D, ठीक है जी, इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ D बिकम यूनिट्स, ठीक है जी। तो मस्ट आल्सो कंटेन एन आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ Q, तो उसके अंदर जैसे कि Q टू S है, ये भी अब क्या है, ये भी इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो वो रिंग जो है वो Q की एक रिंग ऑफ फ्रैक्शंस की भी एक आइसोमॉर्फिक कॉपी जो है अपने अंदर कंटेन करेगा, ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास थ्योरम था, ठीक है। प्रूफ जो है इसका काफ़ी लेंथी है, तो मेरे ख्याल में एक लेक्चर में तो शायद ना हो। चलें इसको डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं कि R D एंड Q बी इन द थ्योरम 15, ठीक है जी। R जो है वो आपका कम्यूटेटिव रिंग है, D जो है वो डिनोमिनेटर्स वाला सेट है, Q जो है वो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस है। द रिंग Q इज कॉल्ड, डेफिनेशन है इसलिए मैंने कहा चल इसको भी कर लें, दोबारा भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द रिंग Q इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ D, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू R एंड इज डिनोटेड बाय, ये इसकी नोटेशन है, D इनवर्स R, दिस इज द रिंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। उसको इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी, रिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ D, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन एंड D इज इक्वल टू, अब अगर R जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इंटीग्रल डोमेन है तो D क्या हो जाएगा, जीरो के अलावा पूरे का पूरा रिंग आ जाएगा। इन पर्टिकुलर दैट इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो रिंग ऑफ फ्रैक्शंस है वो क्या बन जाता था, फील्ड। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। देन Q इज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, वो फील्ड बन जाता है ना, फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस और क्वोशंट फील्ड ऑफ R, ठीक है जी, सही है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। थैंक यू जी, इसको यहाँ तक आपने सही तरह से पढ़ लेना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अल्लाह हाफिज़।